हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज लंबार पंक्चर। यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की टॉपिक को। तो इससे पहले एक छोटा मोटिवेशन कोट कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। ओके, तब रुकना नहीं है जब आप थक गए हो, तब रुकना है जब आपने अपना गोल जो है वो हासिल किया है। इसीलिए हम हर रोज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आते हैं, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहां इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चा देख रहा है क्लासेस को वो सिलेक्शन नहीं हो पाता। अपनी मेहनत रोज करती है, जब तक आपका गोल हासिल नहीं होता है रोज हमें क्लास करनी है, नोट्स निकालने हैं, टेस्ट सॉल्व करनी है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंबार कैनाल, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन लंबार पंक्चर के लिए क्या क्या है, साइट सिलेक्शन कौन सी साइट में देते हैं, यहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। देन पेशेंट पोजिशनिंग क्या देनी है, देन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, उसके बाद किस तरह से यह प्रोसीजर की जाएगी, और फिर जब हम सीएसएफ निकालेंगे तो सीएसएफ का एनालिसिस क्या क्या करेंगे, अगर सीएसएफ करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बाद एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद हम पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करेंगे, और कुछ स्पेशल टेस्ट हम इसमें देखेने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज लंबार पंक्चर? लंबार पंक्चर इट्स एन इन्वेजिव प्रोसीजर है, और जो कि स्टेराइल प्रोसीजर है। क्या है लंबार पंक्चर? एक स्टेराइल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लंबार पंक्चर नीडल को कहां पे इंसर्ट करते हैं सर? सब आर्कनॉइड स्पेस। ये एमसीक्यू हो सकता है, कहां पे इंसर्ट करना है? सब आर्कनॉइड स्पेस। तो हमारे लंबार पंक्चर में जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कवरिंग है। ओके, मान लो ये हमारा ब्रेन है और इसका एक कंटिन्यूएशन हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है। किसने कवर किया है सर? मेनिंजेस ने कवर किया हुआ है। और ये मेनिंजेस क्या काम करते हैं? ये मेनिंजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ओके, तो इस यहां पे तीन मेनिंजेस है, प्राइमरीली तीन मेनिंजेस है, दैट इज आर्कनॉइड ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ओके, ये तीन लेयर है। ओके, तो इसमें से जो हमारी सब आर्कोनॉइड स्पेस है उसमें हम यह इंसर्ट नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं। क्यों यहीं पे क्यों करना है? बिकॉज यही लेयर है जिसमें हमारा सीएसएफ प्रेजेंट है। ओके, सो व्हाट इज एन लंबार पंक्चर? लंबार पंक्चर ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम सब आर्कोनॉइड स्पेस में नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, अब ये क्यों कर रहे हैं सर? क्यों कर रहे हैं? हमारा गोल क्या है? तो हमारा गोल होता है टू गेट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालना या फिर वहां पे कुछ इंजेक्शंस देना, यही इसका गोल है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्पाइनल टैपिंग या फिर थिकल पंक्चर। ओके, थिकल। ओके, थिकल इंजेक्शन मतलब क्या है? थिकल इंजेक्शन मतलब ऐसे इंजेक्शन जो कि हम स्पाइनल कॉर्ड सब आर्कोनॉइड स्पेस में देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राथिकल इंजेक्शंस। नेक्स्ट, लेयर ऑफ पंक्चर स्क्रीन। ओके, लेयर कौन सी लेयर होती है यहां पे पंक्चर करने के लिए? तो हमने बोला है सबसे पहले सबसे ऊपर होगी हमारी स्किन। ओके, स्किन होगी, उसके बाद होगी सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ओके, देन इंटरस्पाइनस लिगामेंट, और इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ये लेयर इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज यहां से क्वेश्चन आएगा जब आपको ऑफन फील एज अ पॉप साउंड। ओके, ऑफन फील एज अ पॉप साउंड जब सुनाई देगा तो वो कौन सी लेयर में हिट किया है? तो ये लिगामेंटम फ्लेवम नाम का एक लिगामेंट है जिसको अगर हम हिट करते हैं तो पॉप ऐसे फील होता है। ओके, तो तभी हम समझ में आता है कि हम लिगामेंटम फ्लेवम को हमने प्रिक किया है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस करने के बाद, थोड़ा सा आगे जाने के बाद इपिड्यूरल स्पेस आएगी, ड्यूरामेटर आएगी, उसके बाद आता है हमारा आर्कोनॉइड मैटर, और उसके बाद थोड़ा सा टारगेट हम आगे जाएंगे तो हमारा सब आर्कोनॉइड स्पेस। तो ये सारी 9 लेयर्स है जो हमें लंबार पंक्चर में
प्रिक करनी होती है। ओके, क्लियर है सबको? ओके, तो यहां पे देख लीजिए, ये है हमारा लिगा, ये सबसे पहले ऊपर हमारी स्किन आ गई, ये है स्किन। उसके बाद हमारा जो लेयर एक एक करके हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये है लिगामेंटम फ्लेवम। ओके, लिगामेंटम फ्लेवम, जिसमें पॉप का साउंड आएगा। ओके, उसके बाद हमारा एक एक लेयर यहां से स्टार्ट होता है, एंड दिस इज एन सब आर्कोनॉइड स्पेस। ओके, ये है सब आर्कोनॉइड स्पेस। क्लियर है सबको? ये है L5, ये है L4 वर्टिब्रा। क्लियर है सबको? वेयर डू द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और कौन सी जगह पे हमें प्रिक करना चाहिए या लंबार पंक्चर करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो वेयर डू द स्पाइनल कॉर्ड एंड, तो अगर अडल्ट पेशेंट है, अगर अडल्ट पेशेंट है तो लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा, ये जो मान लो ये अगर L1 है तो इसकी लोअर बॉर्डर में, या फिर अगर ये L2 है तो इसकी अपर बॉर्डर में स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा या फिर अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा इन केस ऑफ अडल्ट। अगर चिल्ड्रन की बात की जाए तो चिल्ड्रन में सॉरी, तो ये चिल्ड्रन में एंड्स लोअर टिपिकली एट द L3। ओके, L3 की लोअर बॉर्डर में यह चिल्ड्रन में ये होता है, एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मान लो अभी हमें जो लंबार पंक्चर करना है, तो ये हम लंबार पंक्चर जो है स्पाइनल कॉर्ड में कर रहे हैं क्या? नहीं सर, हम स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर्स है उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी सब आर्कोनॉइड स्पेस में हम ये लंबार पंक्चर कर रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? हमें जो यहां जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, जस्ट उसके नीचे हमें लंबार पंक्चर करना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, लोअर बॉर्डर हम L3 टू L4 इन अडल्ट में L3 टू L4 लेवल में हम लंबार पंक्चर करते हैं, और L5 टू S1 या फिर इसका दूसरा बेस्ट ऑप्शन है L4 टू L5 इन चिल्ड्रन। ओके, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चर साइट कौन सी है सर? L3 टू L4 फॉर अडल्ट, L5 S1 या फिर L4 L5 इन द चिल्ड्रन। क्यों यहां पे? बिकॉज यहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट साइट ऑफ पंक्चर। साइट ऑफ पंक्चर कहां पे किया जाता है? तो अडल्ट में L3 L4 या फिर L4 L5, और चिल्ड्रन में L4 L5। ओके, विच इज बेस्ट ऑप्शन और सेफ होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन आएगा कि टॉफियर्स लाइन क्या होती है। टॉफियर्स लाइन किसमें हम चेक करते हैं या फिर लैंडमार्क करते हैं टॉफियर्स लाइन का। ओके, सो टॉफियर्स लाइन हम जब L4 L5 या फिर L4 को आइडेंटिफाई करना होता है, तब हम ये टॉफियस लाइन इमेजिनेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहां पे देख लीजिए। जो पेशेंट ये हमारा सिटिंग पोजीशन में है, और दोनों भी हाथ हमने इस तरह से पेशेंट के इन सर्कल कर लिए। अब क्या होगा कि जो हमारे थंब जो है जहां पे मीट कर रहे हैं, वो है हमारी उसके एक लेवल ऊपर। ओके, सो ए लाइन ड्रॉन कनेक्टिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट पासेस थ्रू द L4 स्पाइनस प्रोसेस। ओके, जहां पे हमारे थंब मीट कर रहे हैं वहां पे है हमारा L4 स्पाइनस स्पेसेस। तो सुप्रा इलियाक स्पाइन जो है, वहां पे हम दोनों भी थंब को जहां पे मीट कर रहा है वो है हमारा L4 प्रोसेस। डायग्नोस्टिक इंडिकेशन। अब ये लंबार पंक्चर प्रोसीजर हमें क्यों करना चाहिए? तो क्यों करते हैं? फॉर द मेनिंजाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा एनसेफेलाइटिस या फिर वायरल इंफेक्शन अगर कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, देन अगर पेशेंट को सब आर्कोनॉइड हिमोरेज है टू चेक द ज़ैंथोक्रोमिया। ओके, ज़ैंथोक्रोमिया, येलो CSF को बोलते हैं ज़ैंथोक्रोमिया। ओके, तो अगर सब आर्कोनॉइड हिमोरेज है तो क्या होगा, यहां पे हमें येलो कलर का CSF फ्लूइड दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज ज़ैंथोक्रोमिया। देन कोई पेशेंट को अगर गुलियन बैरे सिंड्रोम है, ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए CSF का एनालिसिस किया जाता है।
जिसमें क्या दिखेगा सर, हमें हाई प्रोटीन और नॉर्मल सेल्स दिखेंगे। अगर हाई प्रोटीन नॉर्मल सेल्स है तो ये जीबीएस हो सकता है। देन किसी पेशेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें क्या दिखेगा सर, ओलिगोक्लोनल बॉन्ड्स दिखेंगे, तो ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन और आएगा, ए पेशेंट सीएसएफ शोइंग ओलिगोक्लोनल बॉन्ड्स विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और हमारा जीबीएस में क्या दिखता है, हाई प्रोटीन नॉर्मल सेल्स। अब लंबार पंक्चर करने के लिए कुछ थेराप्यूटिक इंडिकेशन भी है। थेराप्यूटिक इंडिकेशन में है, मोस्ट कॉमनली हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए, उसके बाद इंट्राथिकल कीमोथेरेपी देने के लिए, जैसे इंजेक्शन मिथोट्रिक्सेट है। ओके, अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्यूमर है तो अगर उसमें हमें इंजेक्शन देना है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट देना है, तो उसमें हम ये लंबार पंक्चर करते हैं। देन अगर किसी पेशेंट का रिड्यूस करना है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बट इट इज नेवर यूज, ओके, या फिर रेयरली यूज। अगर किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए हम लंबार पंक्चर करते हैं, ये बुक में लिखा है। इसको रेयरली यूज करते हैं क्योंकि हमारा सबसे मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है लंबार पंक्चर का, दैट इज द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो हम करेंगे क्या, नहीं, विच इज नॉट यूजुअली यूज, रेयरली यूज करते हैं। या फिर डायरेक्ट एंटीबायोटिक कुछ यूज, इंजेक्शन देने हैं हमें, तो हम भी उसको भी मिनिमम यूज करते हैं। क्यों मिनिमम यूज करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक हम इंट्रावेस्कुलर से भी दे सकते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो सेम ही रहता है। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंक्रीज आईसीपी। जिस पेशेंट का आईसीपी ज्यादा है उसमें हम लंबार पंक्चर नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, जैसे कि अगर किसी पेशेंट में ट्यूमर है, हेमाटोमा है, अब्सेस है, इसलिए हम नहीं करते हैं। मान लो कर दिया तो क्या होगा, अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी है और हमने लंबार पंक्चर कर दिया तो क्या हो सकता है, तो यहां पे लंबार पंक्चर जब करेंगे तो हमारे ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है, ओके, ब्रेन स्टेम जो है वह क्या करेगा, हर्निएट हो जाएगा। ब्रेन का जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ओके, ये हर्निएट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो मेनिंजेस है उसके अंदर हर्निएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टॉप हो जाएगा और पेशेंट का रेस्पिरेटरी अरेस्ट और डेथ हो सकता है। ओके, इसीलिए ब्रेन स्टेम हर्निएशन को बचाने के लिए हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कभी भी लंबार पंक्चर नहीं करते हैं। क्या क्या चीजें असेस करनी है बिफोर द प्रोसीजर, ओके, तो एज अ नर्स हमारी बिफोर द प्रोसीजर क्या है कि पेशेंट को पेप्ली इडिमा है या नहीं। ये पेप्ली इडिमा का कई बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज मीन बाय पेप्ली इडिमा, इसका मतलब इट इज स्वेलिंग ऑन द ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क पे स्वेलिंग बनना, दैट इज कॉल्ड एज पेप्ली इडिमा। ओके, और क्या चेक करना है कि पेशेंट को कुशिंग ट्रायड तो नहीं है। कुशिंग ट्रायड के 3 सिम्टम्स, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कुशिंग ट्रायड में हमारा ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन, ये 3 चीजें कुशिंग ट्रायड में आती है। ओके, ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन। हाइपरटेंशन में वाइड पल्स प्रेशर रहता है। व्हाट इज मीन बाय वाइड पल्स प्रेशर, इसका मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके बीच का जो अंतर है वो ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइड पल्स प्रेशर। देन पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, या फिर हम मोस्टली ऑफन सीटी स्कैन करवाते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें सबसे पहले असेस करनी है पेशेंट की बिफोर द प्रोसीजर। अगर पेप्ली इडिमा है तो करेंगे क्या, नहीं। ओके, वी विल नॉट डू द लंबार पंक्चर। अदर कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर पेशेंट को कोई एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि हमारा मीजल्स हो गया, ओके, चिकन पॉक्स हो गया, ओके, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ऐसे अगर एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है तो हम लंबार पंक्चर नहीं करेंगे। देन
कुछ कोएगुलोपैथी है, अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है तो ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है, स्किन इन्फेक्शन भी है और हमें लंबार पंक्चर प्रोसीजर करना है। सो कैन वी परफॉर्म? नो, इट इज एन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, रिस्क ऑफ एपिड्यूरल हीमाटोमा अगर है तो यहां पे हम नहीं करेंगे लंबार पंक्चर। देन स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, यहां पे अगर सीवियर काइफोस्कोलियोसिस है, ओके, पेशेंट का जो वर्टिब्रल कैनाल है अगर बहुत ज्यादा सीवियरली मालफॉर्म है तो उस कंडीशन में हम लंबार पंक्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम करेक्ट साइट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब पेशेंट का मान लो हमारा तय हो गया कि पेशेंट को लंबार पंक्चर करना है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अब हमें पेशेंट का लंबार पंक्चर करना है तो क्या क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले हमारा काम है कि विटनेस करना पेशेंट की कंसर्न को। कंसर्न कौन लेगा सर? कंसर्न वही लेंगे जो कि सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिजिशियन कंसर्न लेंगे और नर्स उसको असेस करेगी, असिस्ट करेगी, विटनेस करेगी। ओके, पेशेंट को बोलना है कि ब्लैडर को एम्प्टी करो। ओके, वाइटल साइंस हमें चेक करने हैं सारे और पोजीशनिंग देनी है। पोजीशनिंग कौन सी देनी है? एक तो सी शेप की पोजीशन होती है जिसको फीटल पोजीशन बोलते हैं और दूसरा होता है सिटिंग पोजीशन। ओके, ये दो पोजीशन हमें देनी होती है। देन टॉपिकल एनेस्थीसिया, जैसे कि 2% लिग्नोकेन यहां पे अप्लाई किया जाता है या फिर इनफिल्ट्रेट भी किया जाता है। ओके, तो पोजीशनिंग के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोजीशनिंग मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है वो है हमारी लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन या फिर फीटल पोजीशन या फिर इसको सी शेप पोजीशन कह सकते हैं। सी शेप पोजीशन, इस पोजीशन में क्या है? तो इस पोजीशन में साइड लाइन या फिर बैक ऑफ द एज, ये बेड की एज पर बैक ऑफ द पेशेंट लेके आते हैं। ओके, एंड चिन टू चेस्ट। ओके, ये जो पेशेंट का चिन होगा वो चेस्ट को टच करेगा और जो लेग्स है वो फ्लेक्स रहेंगे टुवर्ड्स द एब्डोमेन। ओके, सो फ्लेक्स रहेंगे लेग टुवर्ड्स द एब्डोमेन। अब इससे क्या होगा? तो ये जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, मान लो ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है उसका डायमीटर बढ़ जाएगा और क्या होगा? हमें इजी असेस करने के लिए, जो नीडल इंसर्ट करने के लिए बहुत आसानी हो सकती है। ओके, तो ये है हमारा सी शेप फीटल पोजीशन या फिर हमारा लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। दूसरा होता है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को हम बिठाते हैं एट द एज ऑफ द बेड। ओके, तो इस तरह से पेशेंट को हमने एज ऑफ द बेड पे बिठाया है और पेशेंट का वापस नी टू द चिन टू द चेस्ट रहेगा। ओके, और पेशेंट इस तरह से सामने, जिसको बोलते हैं एंग्री कैट पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एंग्री कैट पोजीशन। एंग्री कैट पोजीशन इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट सिट्स ऑन एज ऑफ द बेड एंड फीट सपोर्टेड ऑन द स्टूल, लीन फॉरवर्ड ओवर अ कार्डियक टेबल, देन इट इज हेल्पफुल फॉर द ओबेज पेशेंट। जो पेशेंट ओबेज हमारी कमांड सुन सकता है उसको हम यूज करेंगे ये पोजीशन। बट इसका डिसएडवांटेजेस है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेट ओपनिंग प्रेशर। जो हमें जो सीएसएफ का प्रेशर मेजर करना है उसका प्रेशर हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाएंगे सिटिंग पोजीशन में। ओके, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन चाहिए? सी शेप की पोजीशन चाहिए। अब नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर कितना है सर? 5 से 15 mm ऑफ एचजी, ये नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर है। ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है। 5 से 15, अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा और ब्रेन का हर्निएशन होगा। यहां पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं होगा। पोजीशन फॉर द इन्फेंट, ये इन्फेंट के लिए है, ओनली इन्फेंट के लिए लागू होता है। इन्फेंट में हम सिटिंग पोजीशन या फिर हम ये इस तरह से पोजीशन दे सकते हैं। बस यहां से क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा कि एक्सेसिव नेक फ्लेक्शन नर्स ने नहीं करना है, बिकॉज हम नेक पोजीशन तो हम दे रहे हैं, हम असिस्ट कर रहे हैं, तो एक्सेसिव ये जो नेक फ्लेक्शन है इसको नहीं करना। वाई? क्योंकि बच्चे का जो एयरवे है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए बस हमें
एक्सेसिव नेक फ्लेक्शन नहीं करना है। और इस तरह से हम इस बच्चे को लंबार पंक्चर कर सकते हैं। तो बच्चे के पैर जो है वो हमने टुवर्ड्स द एब्डोमेन लेके आ गए, बच्चे का चिन जो है वो चेस्ट को टच कर रहा है और यहां से ये एनेस्थेटिस्ट क्या कर रहे हैं, लंबार पंक्चर कर रहे हैं। अब जो ट्रे प्रिपेयर करेंगे उस ट्रे में क्या क्या सामान होगा, जैसे कि एक स्टेराइल ट्रे रहेगी, स्टेराइल ट्रे रहेगी, उसमें हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहेगा, लोकल एनेस्थेटिक्स रहेगा 1 to 2% लिग्नोकेन, देन स्पाइनल नीडल रहेगी विथ स्टिलेट, नीडल भी 2 प्रकार की होती है, मोनोमीटर रहेगा विथ 3-वे स्टॉप कॉक जिसको हम प्रेशर अगर नापना है तो इसके लिए, देन स्टेराइल वायल 3 से 4 जो सैंपल कलेक्शन वायल रहेगी और ड्रेसिंग रहेगा, ड्रेसिंग मटेरियल रहेगा। बेसिकली 3 ट्यूब्स का मेथड होता है इस लंबार सीएसएफ को एनालिसिस करने के लिए। ओके, 3 ट्यूब का एनालिसिस के लिए हम सैंपल लेते हैं। स्पाइनल नीडल, कौन सी नीडल होती है, 2 प्रकार की नीडल है, एक होती है क्विंकेज नीडल, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये स्टैंडर्ड नीडल है क्विंकेज नीडल। ओके, जिसका शार्प और कटिंग बेवेल टिप रहता है, ये जो है ये क्विंकेज की नीडल है। ओके, इसका एज देख लीजिए, शार्प और कटिंग वाला होता है। लेकिन क्या हम इसको बेसिकली यूज करना चाहिए, तो नहीं, बिकॉज ये क्या कर सकती है, इसका जो टिप है ये आगे स्पाइनल कॉर्ड को भी टच कर सकता है और पंक्चर कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। ओके, सो इट इज स्टैंडर्ड, बट इस नीडल में, क्विंकेज की नीडल में हाई रिस्क होती है स्पाइनल हेडेक की। ओके, क्योंकि इसका जो एज है ये क्या करते जाता है, ये कट करते जाता है साइड को, साइड के जो टिश्यूज है उसमें कट करके जाता है, इसीलिए ये यूजुअली नहीं यूज करना चाहिए। तो हमें कौन सी नीडल यूज करनी चाहिए, स्पाइनल नीडल, तो हमें पेंसिल पॉइंट वाली नीडल यूज करनी चाहिए जिसके एज जो है वो नॉन कटिंग रहेंगे। इसका क्या है, देख लीजिए, ये बस एक पंक्चर करेगा, इसमें बस एक टेपर एंड है, वो पंक्चर करते जाएगा और जो फ्लूइड निकालने की जगह है वो बीच में है। ओके, जो स्पाइनल फ्लूइड हमें चाहिए वो बीच में है। ओके, तो ये हमें पेंसिल पॉइंट की नीडल यूज करनी चाहिए जिसको हम स्प्रॉटी नीडल कहते हैं। ओके, क्लियर है। ये क्या करती है, ये जस्ट सेपरेट कर देती है फाइबर इंस्टेड ऑफ कटिंग, एंड इसका एडवांटेज है कि इसमें पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक नहीं होता है। ओके, दैट इज PDPH। ओके, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक इसमें नहीं होगा। तो 2 प्रकार की नीडल हमने देख ली, क्विंकेज नीडल जो कि स्टैंडर्ड नीडल है, कट करती है और रिस्क होती है ज्यादा से ज्यादा स्पाइनल हेडेक की। हमारी पेंसिल पॉइंट या स्प्रॉटी नीडल है जिसमें हमारा जो सीएसएफ का कलेक्शन एरिया है वो बीच में है और इसमें लेस चांसेस है पोस्ट हमारा ड्यूरल पंक्चर हेडेक का। अब प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करनी है, तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले पोजीशनिंग देनी है। पोजीशन हमने देखा है सी शेप पोजीशन या फिर फीटल पोजीशन, या फिर दूसरा पोजीशन है हमारा सिटिंग पोजीशन। क्लीनिंग, फिजिशियन क्लीन करेंगे सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी सर्कुलर मोशन में, इस तरह से क्लीनिंग करेंगे। देन एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया देंगे 1 or 2% लिग्नोकेन, 1 or 2% लिग्नोकेन यहां पे देंगे हम। नेक्स्ट नीडल इंसर्शन, नीडल इंसर्शन बताया है 3L3 और L4 में जब पॉप फील होगा हमें, उसके बाद हमें थोड़ा सा एडवांस करना है, सीएसएफ अपने आप आ जाएगा। ओके, स्टिलेट रिमूवल टू चेक फॉर द सीएसएफ फ्लो। ओके, स्टिलेट को थोड़ा सा पीछे खींच के देखना है अपने, वहां पे आपको एक ड्रॉप ऑफ सीएसएफ देखने को मिल सकता है। मैनोमीटर रेडी रखना है, अगर हमने चेक करना है लंबार जो सीएसएफ का प्रेशर अगर चेक करना है तो उसके लिए कौन यूज करता है, मैनोमेट्री। नॉर्मल प्रेशर 5 से 15 mm ऑफ Hg होता है, अगर हमें H2O में पूछा जाए तो 70 से 200 होता है। नाउ सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन के लिए 3 ट्यूब जरूरी है। ट्यूब वन में हमें केमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी, जैसे कि सीएसएफ का ग्लूकोज प्रोटीन अगर असेस करना है तो ट्यूब 1 में जाएगा। और जो पहली ट्यूब होती है, यहाँ पे ट्यूब का भी इंपॉर्टेंट है कि पहली ट्यूब में या पहला जो
ट्यूब में सैंपल लिया है वो किस में जाएगा? तो पहला ट्यूब में जो सैंपल लिया है वो हमारा केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी या ग्लूकोज प्रोटीन चेक करने के लिए जाएगा। दूसरे ट्यूब का सैंपल हमारा माइक्रोबायोलॉजी और कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जाएगा। और तीसरे ट्यूब का सैंपल हमारा हेमेटोलॉजी या साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्योर फॉर्म में रहेगा। जब हमने पंक्चर किया है तो उसमें हमारी सेल हो सकती है, ब्लड हो सकता है। ओके, तो ये मिक्स वाला जो कंटेंट है वो हम ग्लूकोज प्रोटीन के लिए भेजेंगे। क्लीनेस्ट सैंपल जो होता है वो हमारा ट्यूब 3 में जाना चाहिए और इसमें हम हेमेटोलॉजी और साइटोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए इसको हम 3 ट्यूब मेथड से यूज करना है। लास्ट ट्यूब है उसको साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजना चाहिए। कभी भी लंबार पंक्चर का सैंपल लेते समय उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही लेना है, कभी भी एस्पिरेट नहीं करना। एस्पिरेट करेंगे तो वहां पे जो लेयर्स है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की वो एस्पिरेट हो सकती है और एस्पिरेट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेशन या इंजरी हो सकती है। सो नेवर एस्पिरेट। और सीएसएफ के सैंपल को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करना, उसको इमीडिएटली लैब भेजना है क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है देन दैट बैक्टीरिया कैन बी डाई। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीएसएफ का नॉर्मल वैल्यूज क्या है। तो नॉर्मल वैल्यूज उसका कलर जो है वो कलरलेस या क्लियर फ्लूइड होता है। ग्लूकोज इसके अंदर 40 से 80 mg/dl जो कि अप्रॉक्स 60% ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर पेशेंट का नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 110 है तो उसका 60% जो है वो हमारा सीएसएफ में रहेगा। देन प्रोटीन का कंटेंट 15 से 45 है mg/dl। डब्ल्यूबीसी जो है ऑलमोस्ट नील रहती है 0 to 5 और आरबीसी कभी भी सीएसएफ में नहीं होती है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो क्या होगा? इसका मतलब पेशेंट में हेमेटोमा है, सबअर्कनोइड हेमेटोमा है। अब अगर पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इसमें पेशेंट का सीएसएफ एनालिसिस में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिलेंगे, मोर देन 1000, और पेशेंट का जो प्रोटीन है वो ज्यादा मिलेगा। ओके, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा और ग्लूकोज कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ग्लूकोज तो बैक्टीरिया खा जाएंगे, प्रोटीन बढ़ जाएंगे क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज और बनाना है। ओके, एनर्जी का सोर्स बढ़ाना है तो यहाँ पे प्रोटीन बढ़े हुए मिलेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स बड़े हैं, प्रोटीन बड़े हैं और शुगर कम है, तो ये है हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसमें टर्बिड और पुरलेंट कलर का सीएसएफ होगा। अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो क्या होगा फिर? तो वायरल में, वायरस हमें पता है वायरस को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ग्लूकोज कैसा रहेगा वायरल मेनिंजाइटिस में? नॉर्मल रहेगा। ओके, और हमने बोला था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स किस में बढ़ेंगे? वायरल मेनिंजाइटिस में। ओके, सो वायरल मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन जो है प्रोटीन भी नॉर्मल रहेंगे या माइल्डली एलिवेट रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सर, पेशेंट विथ मेनिंजाइटिस जिसमें नॉर्मल ग्लूकोज है, नॉर्मल प्रोटीन है और लिम्फोसाइट बड़े हैं, तो कौन से प्रकार का है? तो हमारा है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस इसमें फ्लूइड भी क्लियर रहेगा, जो सीएसएफ है वो क्लियर रहेगा। अब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में ये है कोअबवेब कोएगुलम। ओके, कोअबवेब कोएगुलम मिलेगा आपको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में। इस तरह से जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरह से कोअबवेब कोएगुलम मिलेगा सीएसएफ के अंदर। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ओके, सो कोअबवेब फॉर्मेशन ऑन स्टैंडिंग सीएसएफ, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। और इसमें मिक्स लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे और ग्लूकोज कम मिलेगी। नेक्स्ट एक टेस्ट करते हैं, दैट इज क्विंकेस्टेड टेस्ट। ओके, क्विंकेस्टेड टेस्ट करते हैं। ये किस लिए करते हैं? पर्पस क्या है? टू चेक द स्पाइनल ब्लॉक।
जो हमने स्पाइनल ब्लॉक लगाया है उसको उसका इफिकेसी चेक करने के लिए हम ये क्या चेक करते हैं, क्विंकेस्टेड टेस्ट। ओके, इसमें क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं जुगुलार वेन को ड्यूरिंग लंबार पंक्चर। ओके, एंड इसका नॉर्मल रिस्पांस होता है कि सीएसएफ प्रेशर जो है वो रैपिडली बढ़ जाता है, और जब हम उसका जुगुलार वेन का प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। पॉजिटिव टेस्ट, अगर ब्लॉक हो गई हमारा, हमने जो ब्लॉक दिया है स्पाइनल ब्लॉक, अगर वो सही से हो गया तो यहाँ पे सीएसएफ प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, बट ये कभी भी प्रोसीजर नहीं करते, ये ओनली किताब में लिखा है कि ये क्विंकेस्टेड टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है, और एक जो असिस्टेंट पर्सन रहेगा वह जुगुलार वेन को दबाता है। लेकिन ऐसी प्रोसीजर कभी भी कोई भी पेशेंट जिसके अंदर सस्पेक्टेड इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है इसमें कभी भी नहीं करना है, और यूजुअली ये जो टेस्ट है वो करते भी नहीं है। बट फॉर द एग्जाम ये टेस्ट का नाम हमें क्विंकेस्टेड टेस्ट जो है नाम पता होना चाहिए। पोस्ट प्रोसीजर पोजिशनिंग, क्या पोजीशन देंगे पोस्ट प्रोसीजर, सबको पता है सर, हमें फ्लैट रखना है 4 से 6 घंटे के लिए, कोई पिलो नहीं देनी है। ओके, और 4 से 6 घंटे पेशेंट सेम फ्लैट पोजीशन में रहेगा टू अवॉइड पोस्ट ड्यूरल हेडेक। ओके, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ओके, सो पेशेंट हमेशा फ्लैट सुपाइन रहेगा 4 से 6 घंटे के लिए। नर्सिंग केयर आफ्टर लंबार पंक्चर, तो क्या क्या करना है, तो पेशेंट का हाइड्रेशन सबसे पहले मेंटेन करना है, 2 से 3 लीटर का फ्लूइड देना है। ओके, नेक्स्ट वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, पंक्चर साइट को मॉनिटर करना है कि वहां पे कोई लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है। ये हॉलो साइन जो है, ये वाला साइन कहां पे मिलेगा, ओके, तो सीएसएफ जैसे ही हम अगर सीएसएफ का सैंपल कलेक्शन करें और उसको असेस करेंगे तो ये हॉलो साइन हमें देखने को मिल सकता है। हेमाटोमा अगर है उस पंक्चर साइट में तो वो भी असेस करना है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में अगर पेशेंट को नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है लेग्स में तो यहां पे हमें ये चेक करना है। ओके, और फिर बाद में असेसमेंट करनी है हेडेक के लिए। पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक ये क्यों होता है, विच इज ए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर लंबार पंक्चर, तो पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक हो सकता है जिसमें कॉज हो सकता है परसिस्टेंट लीकेज ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि पेशेंट को सीवियर थ्रोम्बिंग हेडेक रहेगा फ्रंटल और ऑक्सीपिटल रीजन में, और जो कि वर्सनिंग होगा सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में, बट यहां पे रिलीव होगा लाइंग ऑन फ्लैट। ये तीनों भी लाइन जो है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ए पेशेंट विथ स्पाइनल पोस्ट प्रोसीजर ऑफ लंबार पंक्चर डेवलप थ्रोम्बिंग हेडेक, worsening thrombing headache which is worsening in sitting and standing or lying, which is reduced or relieved by lying flat। तो ये कौन सा इंडिकेशन है, तो इट इज एन पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक का साइन है। मैनेजमेंट क्या करेंगे फिर इस ऐसी कंडीशन में, तो यहां पे एक थेरेपी होती है दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्ट 10 to 10 ml ऑफ पेशेंट का सेल्फ ब्लड। ये एक थेरेपी होती है जिसमें हम पेशेंट का ही खुद ब्लड निकाल के उस पंक्चर साइट में इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, और ये फिर वो ब्लड क्लॉट बना देता है और ये लीक जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं या फिर हम पेशेंट को कैफीन भी दे सकते हैं जो विच इज एक्ट एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस फॉर लंबार पंक्चर, तो जैसे कि अगर हमने बहुत ज्यादा फ्लूइड निकाल लिया या फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकता है। अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है और हमने लंबार पंक्चर किया तो भी हर्निएशन होगा।
इन्फेक्शन हो सकते हैं विच इज एन मेनिंजाइटिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। देन पोस्टड्यूरल पंक्चर हेडेक हो सकता है, नर्व रूट डैमेज हो सकती है अगर हमने हाई लेवल पे एनेस्थेसिया दे दिया तो, और ब्लीडिंग हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या रहेंगे? एक्यूट पेन, सबसे पहले पेन आएगा, उसके बाद इंफेक्शन, उसके बाद रिस्क ऑफ डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम क्योंकि हम फ्लूइड निकाल रहे हैं, और नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है फ्लूइड का, नॉर्मल वॉल्यूम सब लोग कमेंट करेंगे जो भी क्लास देख रहा है, नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम हमारे सीएसएफ में कितना होता है? ओके, डेली प्रोडक्शन कितना होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेली प्रोडक्शन कितना है और नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम कितना होता है। ओके, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है अगर पेशेंट को पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या करना है, और रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है? तो डेट एंड टाइम ऑफ प्रोसीजर किसने किया है, अमाउंट ऑफ सीएसएफ कितना निकाला है, कैसा कलर, कंसिस्टेंसी कैसी थी, उसके बाद प्रेशर कितना था, मैनोमीटर से प्रेशर चेक करेंगे, और पेशेंट का टॉलरेंस लेवल क्या था। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइट फॉर एलपी इन अडल्ट, तो लंबार पंक्चर के लिए साइट कौन सी होती है? L3 L4। पोजिशनिंग ड्यूरिंग लंबार पंक्चर, तो नॉर्मल पोजीशन, सी शेप और फीटल पोजीशन बेस्ट पोजीशन है। पोजीशन आफ्टर लंबार पंक्चर 4 से 6 घंटे पेशेंट फ्लैट रहेगा। नॉर्मल सीएसएफ ग्लूकोज कितनी होती है? 60% ऑफ नॉर्मल सीरम ग्लूकोज। ओके, 60% जो कि 40 to 80 mg per dl हो सकती है। सॉरी, कॉज ऑफ स्पाइनल हेडेक क्यों, किसकी वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑफ सीएसएफ लीक। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम उसके लिए? हम एपिड्यूरल ब्लड पैच लगाते हैं जिसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड निकाल के 10 to 20 ml ब्लड उस पंक्चर साइट में इंसर्ट कर देंगे। सीएसएफ इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैसे रहेगा हमारा? बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, ग्लूकोज कम हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएंगे, और जो प्रोटीन्स है वो बढ़ जाएंगे। वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा? ग्लूकोज, वायरस को जरूरत नहीं है तो ग्लूकोज नॉर्मल रहेगी, प्रोटीन भी नॉर्मल रहेंगे, बट लिम्फोसाइट जो है वो बढ़ जाएंगे। क्लियर? वायरल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ का जो कलर है वो क्लियर ही रहेगा, बट बैक्टीरियल में टर्बिड या क्लाउडी कलर रहेगा। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इन लंबार पंक्चर, तो लंबार पंक्चर के लिए इंक्रीज आईसीपी ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एग्जाम का क्वेश्चन, ए क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर हेडेक आफ्टर लंबार पंक्चर, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक पेशेंट है आपके पास जो कि कंप्लेंट कर रहा है सीवियर हेडेक का, तो क्या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सो पहला ऑप्शन है एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड टू 45 डिग्री, ऑप्शन बी है इनकरेज एम्बुलेशन, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड कीप फ्लैट, बेड जो है वो फ्लैट रखना है, एंड अप्लाई आइस पैक टू द हेड। तो हमने क्या बोला था कि हमें क्या करना है? पेशेंट को फ्लैट रखना है, कितने टाइम के लिए? 4 से 6 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे के लिए पेशेंट क्या रहेगा सर? फ्लैट रहेगा, और आईवी थेरेपी, आईवी हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट को। ओके, और बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करनी है। क्लियर? Which position is used for lumbar puncture in an adult patient? अडल्ट में हम प्रोन पोजीशन कर सकते हैं क्या? यूज फॉर द लंबार पंक्चर। ओके, लंबार पंक्चर करने के लिए यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में वो जरूर ध्यान दे देना। ओके, कि फॉर द लंबार पंक्चर है या आफ्टर लंबार पंक्चर है, ये वर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं, लिथोटॉमी नहीं देंगे, लैटरल रिकम्बेंट विद नीज फ्लेक, सी शेप पोजीशन हम लंबार पंक्चर के लिए देते हैं। पोस्ट प्रोसीजर या आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर हम क्या देंगे? 4 से 6 घंटे के लिए फ्लैट रखेंगे। ओके, या फिर किताबों में भी, किताबों के लिए क्या है? कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि पेशेंट को सुपाइन रख सकते हैं।
ओके, बट यूजुअली हम नहीं परफॉर्म करते हैं, हम फ्लैट प्रेफर करते हैं। Before performing a lumbar puncture, the nurse assess the fundus of the eye. What is the rationale? क्यों आई का फंडस असेस करना है? तो हमने नाम सुना था किसका? पेप्लीइडिमा का। ओके, पेप्लीइडिमा। ओके, पेप्लीइडिमा का नाम सुना था, जिसमें ऑप्टिक डिस्क का जो प्रेशर है, ऑप्टिक डिस्क पे प्रेशर क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्टिक डिस्क का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका अगर ऐसी कंडीशन है तो विच इज एन कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द लंबार पंक्चर। ओके, चेक विजुअल एक्विटी नहीं, टू असेस द पेप्लीइडिमा और इंक्रीज आईसीपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लंबार पंक्चर की साइट L3 L4 अडल्ट के लिए, L4 L5 चिल्ड्रन के लिए। पोजीशन क्या देनी है? सी शेप पोजीशन या सिटिंग पोजीशन। पोस्ट ऑपरेटिवली फ्लैट रखना है 4 से 6 घंटे के लिए। लैंडमार्क क्या रहेगा? लैंडमार्क लोफर्स लाइन जो है वो हमने देख लिया था, इलियाक क्रेस्ट पे L4 को लैंडमार्क करना है। कॉर्ड कहां पे एंड होता है? स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा इन अडल्ट एंड अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा। ओके, और चिल्ड्रन में हमारा L3 बॉर्डर। ओके, L3 बॉर्डर पे या L3 लेवल पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो पेप्लीइडिमा या इंक्रीज आईसीपी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। फिक्स्ड क्या है? ब्लड पैच। अगर उस पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक को फिक्स करना है, ट्रीटमेंट है, तो वो है ब्लड पैच। नीडल कौन सी यूज करनी है? तो नीडल हमें जो पेंसिल पॉइंट वाली नीडल है उसको यूज करना है। देन सब आर्कोनॉइड स्पेस में हम लंबार पंक्चर करना है। क्लियर? ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास इसी तरह से, क्योंकि नर्सिंग में सारी चीजें हमने पहले से सीख रखी है, बट जो एग्जाम के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं वो सारे हम इस टॉपिक के द्वारा क्लियर करते हैं। अब आपका काम है नोट्स लिखना है, सेम इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।